हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस और बहुत सारे ऐसे बैंक्स जो लास्ट 1 मंथ में फेल हुआ है, कोलैप्स हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या है। दुनिया भर में कई सारे ऐसे बैंक्स में काफ़ी दिक्कत आई है, तो उसके कारण को आज हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसका आउटलाइन क्या है, बैंक्स क्यों फेल होता है, वाई बैंक्स फेल, व्हाट हैपन्स टू डिपॉजिटर्स इन केस ऑफ बैंक फेलियर। यदि बैंक फेलियर होता है तो उस केस में डिपॉजिटर्स को क्या होता है। फिर तीसरा है केस स्टडी ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक जो कि आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में, ये स्टार्टअप्स को फंड करता है, तो उसका केस स्टडी है। फिर फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ बैंक कोलैप्स ऑन ब्रॉडर इकोनॉमी। जब ऐसे बैंक्स, दिग्गज बैंक्स कोलैप्स होता है तो पूरे इकोनॉमी में क्या असर होता है। और फिफ्थ पॉइंट है आर इंडियन फाइनेंशियल बैंक्स एट रिस्क। क्या इंडिया के बैंक्स भी रिस्क में है, ये है। तो पहला है वाई बैंक्स फेल। बैंक्स, जैसे कि आपको पता है, वो पैसा उधार लेते हैं डिपॉजिटर से और उसी पैसे को बोरोअर्स को लोन के फॉर्म में देते हैं। बोरोअर्स जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, और इस इंटरेस्ट का जो स्प्रेड है, जिसको इंटरेस्ट का डिफरेंस है, उससे बैंक्स पैसा कमाते हैं। तो बैंक के फॉर्म में पास डिपॉजिट्स होते हैं जो कि डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स वो होते हैं जो सेविंग्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स जो डिमांड में पेएबल होता है। टर्म डिपॉजिट्स मतलब फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट्स। तो बैंक के पास फिर लायबिलिटीज़ होता है इस डिपॉजिट्स के फॉर्म में, और एसेट्स होता है जो लोन्स और बॉन्ड्स के फॉर्म में होता है। तो सबसे कॉमन कारण जो है बैंक क्यों फेल होता है, वो जब बहुत तेज़ी से एनपीए बढ़ता है एकदम से, या फिर जब बैंक रन, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक रन, मतलब जब एसेट लायबिलिटी का मिसमैच होता है, एकदम से बहुत सारे डिपॉजिटर्स पैसे निकालने के लिए पहुंच जाते हैं, और तब बैंक को पास शॉर्ट टर्म ऐसे एसेट्स नहीं रहते जिनको मोनेटाइज करके डिपॉजिटर्स को दे सके। तो बैंक रन क्या है, इस पे हम लोग देखेंगे। आप लोग इमेजेस में भी देख सकते हैं कि बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया है बैंक के पास। ये शायद कोई यूएसए का बैंक है। सेकंड जो सिलिकॉन वैली बैंक जो अभी अभी लास्ट मंथ क्रैश हुआ है, उसके डिपॉजिटर सब लाइन में ये हो गए। तो बैंक रन वो होता है जब बैंक के डिपॉजिट्स के तरफ लोग पैनिक करके अपना डिपॉजिट निकालने के लिए लग जाते हैं। तो उनको लगता है कि उनको उनका जो डिपॉज़िट है वो सेफ़ नहीं है बैंक के पास। तो तब वो एकदम से वो डिपॉज़िट किया हुआ पैसे को निकालने लगते। तो तब बैंक के पास मुसीबत आ जाती है कि उसके पास ये सारे डिपॉजिटर्स को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उसको बैंक रन कहते हैं। तो कई बार ऐसे सोशल मीडिया र्यूमर्स होते हैं कि बैंक फेल होने वाला है, तो ऐसे र्यूमर्स और सोशल मीडिया में जो पोस्ट होता है वो प्रॉब्लम को काफ़ी बढ़ा देता है और इवेंचुअली ऐसे में कोलैप्स हो जाता है। जब ऐसे सडन रश होता है डिपॉजिटर्स को, तो बैंक्स को ट्रबल होता है सर्विस करने के लिए कस्टमर्स को, और उस टाइम वो डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ बैंक फेलियर, सडन स्पर्ट इन एनपीए और सडन डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एकदम से एनपीए में काफ़ी ज़्यादा जंप आता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, या फिर जब बैंक के पास जो एसेट्स है उसका वैल्यू काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो होते हैं जिसके एसेट्स मतलब लोन्स बॉन्ड्स जिसका जो ख़राब हो गया है और जिसमें कोई इंटरेस्ट बैंक को नहीं मिल रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो बैंक को एनपीएस टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना पड़ता है, ताकि उस एनपीए के अकॉर्डिंग एडिक्वेट प्रोविजंस बनाया जाए, ताकि एकदम से जब फ्यूचर में ऐसे लॉसेस आए तो बैंक के बैलेंस शीट में क्रैश ना कर जाए। तो जब ऐसे एकदम से कोई सडन इंक्रीज़ इन एनपीए होता है, जो कि कई बार फ्रॉड के चलते भी होता है, तो बैंक इनकर से ह्यूज लॉस। तो ऐसे ह्यूज लॉस जब होता है तो बैंक का नेटवर्थ काफ़ी एकदम से क्रैश कर जाता है। तो इसका एग्जांपल्स है येस बैंक और पीएनबी जो इंडिया के बैंक्स है, जिसमें एकदम से बैंक के नेटवर्थ प्लंज कर गया था क्योंकि सिग्निफिकेंट बैड लोन्स और फ्रॉड आ गया था। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि बैंक के पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं, मतलब हाईली लिक्विड एसेट्स। जब ऐसे बैंक रन टाइप के सिचुएशन आता है या फिर एकदम से डिपॉजिटर अपना पैसा निकालने के लिए पहुंच जाते हैं, तो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
तो जिस बैंक के लिक्विडिटी कवरेज रेशियो उतना ज़्यादा है, मतलब वो लिक्विड है, तो वो अपने डिपॉजिटर्स के ऑब्लिगेशंस को उतने अच्छे से फुलफ़िल कर पाता है। तो 3 ऐसे लिक्विडिटी रेशियोज़ है: करंट रेशियो, क्विक रेशियो और कैश रेशियो। तो अब आगे आता है व्हाट हैपन्स टू डिपॉजिटर्स व्हेन बैंक फेल्स। जब बैंक फेल होता है तो क्या होता है डिपॉजिटर्स का। तो जब बैंक फेल होता है या फिर इंसॉल्वेंट होता है, तो कंट्री का जो फेडरल गवर्नमेंट है या फिर जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर मतलब इंडिया के केस में आरबीआई, तो वो कंट्रोल ले लेता है बैंक के, ताकि डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को बचाया जा सके। तो बैंक डिपॉजिट्स इन मोस्ट कंट्रीज़ आर इंश्योर्ड टू सम एक्सटेंट, मतलब बैंक डिपॉजिट्स काफ़ी हद तक इंश्योर्ड होता है। इंडिया में जैसे कि आपको पता है 5 लाख तक डिपॉजिट पर पर्सन इंश्योर्ड है, और उसको कौन इंश्योर्ड करता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि आरबीआई का एक सब्सिडियरी है। तो रेगुलेटर इम्पोजेस रेस्ट्रिक्शंस। जब ऐसे बैंक फेल होता है तो रेगुलेटर जो है वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है डिपॉजिट्स के, ताकि ऐसे बैंक रन टाइप के सिचुएशन ना हो और पूरा बैंक कोलैप्स ना हो। और मीनवाइल वो ऐसा कोशिश करते हैं कि ये बैंक किसी बड़े दिग्गज बैंक या फिर कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स इसको टेक ओवर कर सके, ताकि डिपॉजिटर्स का जो ऑब्लिगेशन है उसको आगे चल के फुलफ़िल हो पाए। और जैसे कि आपको पता है जब येस बैंक फेल हुआ था तो एक कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स एसबीआई जो कि लीड किया था, वो डिपॉजिटर्स के हित में आरबीआई के कहने पे येस बैंक को बेल आउट किया। तो अभी हम लोग सिलिकॉन वैली बैंक इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेफ़्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज़ में कैसे ये कवर हुआ है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये सेंसेशनलाइज हो गया था। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक किस तरह से कोलैप्स हुआ है। सिलिकॉन वैली बैंक ये एक स्टेट चार्टर्ड कमर्शियल बैंक है, हेडक्वार्टर जिसका कैलिफोर्निया में था। तो ये 16th लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक था यूएसए में जब ये कोलैप्स हुआ था। तो इस बैंक के मेन कस्टमर्स जो है वो स्टार्टअप्स है और वेंचर कैपिटल बैक्ड कंपनीज़ है। तो इसके काफ़ी ड्रीम रन हुआ था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये पैंडेमिक के बाद स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के कंपनीज़ में काफ़ी बढ़िया सा बूम हुआ था। तो उसके चलते इस बैंक को काफ़ी इसका ड्रीम रन चला था। लेकिन उस टाइम में क्या इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम था, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से बढ़ाना पड़ा। तो फिर स्टार्टअप्स के लिए भी प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि इजी मनी उनको नहीं मिल रहा था। और स्टार्टअप्स को जब प्रॉब्लम होने लगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस सिलिकॉन वैली बैंक में पड़ रहा था, क्योंकि स्टार्टअप्स अपने फंड्स जो कि इस बैंक के पास था उनके डिपॉजिट्स तोड़वाना पड़ रहा था। उस फंड्स को उनको एक्सेस चाहिए हो रहा था, और सिलिकॉन वैली बैंक तब ये फंड्स उस टाइम नहीं जुटा पा रहा था। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम था, तो बैंक उस टाइम क्या किया था कि काफ़ी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स को वो हायर रेट्स के चलते हायर रेट्स पाने के लिए उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया था। तो लेकिन क्या हुआ, आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा तो उस बॉन्ड के यील्ड्स भी बढ़े। लेकिन बॉन्ड का क्या होता है कि जब यील्ड्स बढ़ता है तो प्राइस कम हो जाता है, तो उस बॉन्ड्स का वैल्यू एकदम से गिर गया। तो सिलिकॉन वैली बैंक के जो एसेट्स थे उसका वैल्यूएशन काफ़ी गिर गया, तो उसके चक्कर में उसको लॉस खाना पड़ा। ये आप देख सकते हैं सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्सेस फॉलोइंग रन ऑन डिपॉजिट्स, मतलब डिपॉजिटर्स का जो रश हुआ था उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाया और उसके कारण वो कोलैप्स कर गया। तो ये बैंक फेलियर जो है ये सेकंड बिगेस्ट इन यूएस हिस्ट्री। इसने इन्वेस्टर्स को पूरा रैटल कर दिया। और इस लेफ़्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि ये बैंक्स सिलिकॉन वैली बैंक का एसेट्स और डिपॉजिट्स कितना था, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसका $210 बिलियन के एसेट्स थे और डिपॉजिट्स भी अराउंड $200 बिलियन के थे। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है और ये सेकंड बिगेस्ट फेलियर है सिंस वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक। तो क्या गलत हुआ था, 2020 और 21 जो कि एक लो इंटरेस्ट का रेजिम था और इजी मनी सबको मिल रहा था, तो स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम था। उनको इजीली फंड रेजिंग हो जा रहा था, वो कंपनीज़ को एक्सपेंड कर पा रहे थे और कंपनीज़ काफ़ी ग्रो कर रहा था। लेकिन ये सिचुएशन एकदम से उल्टा हो गया जब 2022 में
इन्फ्लेशन आया, यूक्रेन वॉर हुआ, तो तब क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स हर जगह बढ़ने लगे, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे। तो सेंट्रल बैंक्स को भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना पड़ रहा था इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए। और जब ऐसे रेट्स बढ़ते हैं, बेंचमार्क रेट्स बढ़ते हैं, तो फिर क्या होता है कि बॉन्ड्स का यील्ड भी बढ़ता है, बॉन्ड्स का के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ता है, तो बॉन्ड्स का प्राइस गिर जाता है। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने काफ़ी हद तक अपने डिपॉजिट्स को ऐसे बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करके रखा था। तो जब ऐसा बॉन्ड के प्राइसेस गिरे तो उनके मार्क टू मार्केट बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखाई दिए। और जब स्टार्टअप्स का भी बुरा समय आया तो उनको भी ये जो डिपॉजिटेड फंड्स है उसको एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ा। वो अपने, क्योंकि वो फंड नहीं जुटा पा रहे थे, तो वो अपने जो डिपॉजिटेड मनी है उसको यूज़ करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो उनका वो डिपॉजिट्स को तोड़ने लगे। तो सिलिकॉन वैली बैंक को डिपॉजिटर्स का जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफ़िल करने के लिए उनको बॉन्ड्स को लो प्राइस में बेचना पड़ रहा था। तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात हो गई थी। तो इफ़ेक्ट ऑफ बैंक कोलैप्स ऑन ब्रॉडर इकोनॉमी। तो जब ऐसे बैंक कोलैप्स होता है तो इसका असर पूरे इकोनॉमी में कैसे होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि डिपॉजिटर्स जो होते हैं, डिपॉजिटर्स किस तरह से अफेक्ट होते हैं। डिपॉजिटर्स जो पैसा अपना नहीं विड्रॉ कर पाते, तो वो उनका स्पेंडिंग कम हो जाता है, वो फूड पे भी उनका स्पेंडिंग कम हो जाता है, चिल्ड्रंस एडुकेशन में भी कम हो जाता है, ट्रैवल, मेडिकल इमरजेंसी, उनका पूरा कंजम्पशन में एक सीवियर हिट होता है। तो ऐसे करके एम्प्लॉयर्स भी अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाते हैं, कंपनीज़ को अपने कैपेक्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को होल्ड में रखना होता है। फिर बोरोवर्स जो होते हैं, बोरोवर्स जो जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है, बोरोवर्स उनको और लोन नहीं मिल पाता है, तो बिजनेसेस को भी लोन नहीं मिलता है, तो वो अपने कंपनीज़ को एक्सपेंड नहीं कर पाते, उनको एम्प्लॉयज़ को सैक करना पड़ता है। फिर इंडिविजुअल्स जिनको क्रेडिट नहीं मिलता है वो अपने स्पेंडिंग और परचेजेस को और देर करते हैं, तो उनका स्पेंडिंग भी कम हो जाता है। तो उस हिसाब से पूरे इकोनॉमी में हिट होता है, रिसेशन लाइक सिचुएशन होता है। और अदर बैंक्स भी काफ़ी कॉशियस हो जाते हैं जब ऐसे टाइप के फेलियर होता है, तो वो भी काफ़ी कॉशियस हो जाते हैं, वो भी लोन देने से घबराते हैं। तो इसमें पूरे इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी कम हो जाता है। फिर अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कैसे दिक्कत आती है। तो अदर बैंक के कस्टमर्स भी एंक्शस हो जाते हैं, वो अपना विड्रॉ करने लगते हैं डिपॉजिट्स वीकर बैंक से। फिर इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में भी पड़ता है, तो जिसके कारण स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट भी काफ़ी क्रैश कर जाता है। तो क्या इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी रिस्क में है। तो इंडिया में भी बेंचमार्क रेट्स 2022 से अब तक अराउंड 2.5% बढ़ाया गया है इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए। तो इससे ये क्वेश्चन आता है कि क्या इंडियन बैंक्स कैसे स्टैंड करता है। तो CLSA के अनुसार द इंडियन 10-year बॉन्ड यील्ड्स वेर एट 7.5% प्री कोविड, which dropped to sub 6% during the pandemic but have now rebounded to 7.4%। तो ये उस हिसाब से उतना ज़्यादा इसमें बॉन्ड डील्स में चेंज नहीं आया है। तो बैंक्स के जो ट्रेजरी हिट्स हुआ है वो इतना भी नहीं है। फिर जेफरीज़ का कहना है कि लाइबिलिटीज़ के अनुसार इंडियन हाउस होल्ड डिपॉजिटर्स constitute more than 60% of the depositors and they don't typically move to G6, the government securities. So concentration risk in India is very low and therefore the risk on liabilities front is on the lower side. तो इंडिया में ऐसे रिस्क काफ़ी कम है क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट चेंजेस नहीं हुआ है। यूएस में जैसे 0 से ऑलमोस्ट 5 पहुंच गया है, तो उतना प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट रेट्स में चेंज नहीं आया है। तो इंडियन फाइनेंशियल के रिस्क काफ़ी कम है।